क्योंकि आपके न्यूज़ चैनल ने इस बात की कसम खा के रखी है कि वो लगातार आपको इग्नोरेंट बनाए रखेंगे, इसलिए शायद आपको ये बात पता ना चली हो। लेकिन आपके पड़ोस में हाल ही के दिनों में कुछ ऐसा हुआ है जो भारत के भविष्य के लिए, आपके भविष्य के लिए बहुत ज़्यादा खतरनाक है। ये बात आपको बताई गई होती अगर इन लोगों को लगता कि ये आपके लिए ज़रूरी है और इनको इससे रेटिंग मिलेगी। इनके जो ऊपर आका बैठे हैं उनको इस न्यूज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, कोई नुकसान नहीं होगा, तभी आपको बताते। खैर इन्होंने तो नहीं बताया, मैं बता देता हूँ। अभी हाल ही में कुछ दिनों पहले पाकिस्तान, सऊदी अरेबिया और टर्की ने आपस में एक डिफेंस ट्रीटी की है। और इसको सरल तरीके से समझा जाए तो ये संधि कहती है कि अगर किसी भी एक देश पर हमला होगा तो उसे तीनों देश पर हमला माना जाएगा। ये एक अत्यंत ही खतरनाक कॉम्बिनेशन है जहां टर्की टेक्नोलॉजी में बहुत आगे है, सऊदी अरेबिया के पास बहुत पैसा है और पाकिस्तान अपने आप में एक न्यूक्लियर पावर नेशन है। वैसे आप देख रहे हैं आर्गुमेंटेटिव इंडियन, और हम इस बारे में गंभीर चर्चा करेंगे कि ये आखिर बना कैसे और हमारे सामने खतरा क्या है, और अंत में हम उस बारे में भी बात करेंगे कि एक उम्मीद की किरण हमारे पास है और उसका कैसे इस्तेमाल किया जा सकता है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले सब्सक्राइब करिए, सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक करिए। चलिए चलते हैं मेन मुद्दे की तरफ। अब आपके दिमाग में ये सवाल उठ सकता है कि सऊदी अरेबिया तो हमारा दोस्त है। सऊदी अरेबिया, सच बात है कि एक समय हमारा दोस्त था, लेकिन आज जो सऊदी अरेबिया है ना, वो हमारे रईसों का दोस्त है। कल को अगर इस देश को कोई प्रॉब्लम आएगी तो जो रईस हैं वो इस देश में भागने वाले पहले लोगों में से एक होंगे। तो सऊदी अरेबिया की दोस्ती है ज़रूर, पर हमसे नहीं, हमारे रईसों से है, या उन लोगों से है जो हम पर राज करते हैं। वैसे एक दोस्त है, एक मुल्क जिसका नाम ईरान है, जिसकी एक्चुअल में हमसे दोस्ती थी, लेकिन उसकी दोस्ती अंकल सैम को अच्छी नहीं लगती थी, इसलिए हमने उसकी दोस्ती छोड़ दी। खैर ईरान के बारे में हम बात करेंगे लेकिन अंत में। अभी सऊदी अरेबिया में ही रहते हैं। देखिए आपको समझना होगा कि सऊदी अरेबिया और पाकिस्तान के बीच में इस तरीके की संधि का होना कोई नई बात नहीं है। इसके पहले भी एक संधि रही है, लेकिन वो संधि कुछ इस तरह की थी कि अगर सऊदी अरेबिया और सऊदी अरेबिया के अंदर मक्का मदीना को किसी भी तरीके का नुकसान होने का डर होगा तो पाकिस्तान आर्मी की जिम्मेदारी है कि वो उसकी सुरक्षा करे, और इसके बदले में सऊदी अरेबिया पाकिस्तान को समय समय पर पैसे देता रहता था। लेकिन ये संधि ये नहीं कहती थी कि पाकिस्तान में किसी भी हमले पर सऊदी अरेबिया उसकी मदद करेगा। इसीलिए हाल ही के दिनों में पाकिस्तान और इंडिया के बीच में जो झड़प हुई है उसमें सऊदी अरेबिया ने पाकिस्तान की सीधे तौर पर कोई मदद नहीं की। पर अब जो संधि है वो म्यूचुअल अश्योरेंस वाली संधि है, यानी सऊदी अरेबिया पर कोई हमला पाकिस्तान पर हमला माना जाएगा और पाकिस्तान पर कोई हमला सऊदी अरेबिया पर हमला माना जाएगा। अब आपके दिमाग में एक और सवाल उठना चाहिए कि ये संधि की स्थिति आखिर बदली कैसे। तो समझिए कि ये जो स्थिति है पिछले 6 महीनों में बदली है। 6 महीने पहले तक पाकिस्तान नहीं, अमेरिका की जिम्मेदारी थी सऊदी अरेबिया की डिफेंस करना, सुरक्षा करना। 6 महीने पहले तक सऊदी अरेबिया को ये अश्योरेंस था कि अंकल सैम, अमेरिका उनकी हर दिक्कत में मदद करेंगे। इसीलिए तो वो अमेरिका को टाइम टाइम पे पैसे देते थे। लेकिन सऊदी अरेबिया ने भी, कुवैत ने भी, यूएई ने भी, कतर ने भी और मिडिल ईस्ट के दूसरे परजीवी देशों ने भी ये रियलाइज़ कर लिया है कि जब दिक्कत आएगी तो अमेरिका न सिर्फ उनकी जान नहीं बचाएगा बल्कि उनकी जान को और भी ज़्यादा खतरे में डाल देगा। और ये रियलाइज़ करते हुए सऊदी अरेबिया को महसूस हुआ है कि ईरान जैसे देश के हमले के खिलाफ उसे और भी बड़ा और भरोसेमंद प्रोटेक्शन कवर चाहिए, और ये पाकिस्तान ही प्रोवाइड कर सकता है। इसीलिए इनके बीच में जो पुरानी संधि थी उस संधि को आगे बढ़ाया गया और हम करंट पोजीशन में पहुंचे। अब अगला सवाल जो आपके दिमाग में आना चाहिए वो ये कि टर्की इसमें कैसे शामिल हुआ। देखिए पाकिस्तान हमेशा से टर्की को इस संधि में शामिल करना चाहता था, लेकिन सऊदी अरेबिया ने बार बार मना किया क्योंकि वो अपने ऊपर किसी और पावरफुल कंट्री को नहीं देखना चाहता था। टर्की और सऊदी अरेबिया के रिश्ते इसलिए भी अच्छे नहीं हैं क्योंकि दोनों ही देश अपने आप को मुस्लिम वर्ल्ड का लीडर समझते हैं। लेकिन हाल ही के दिनों में जो चीज़ें बदली हैं उसके बाद सऊदी अरेबिया ने रियलाइज़ किया है कि टर्की के पास कुछ ऐसा है जो दूसरे मुस्लिम देशों के पास नहीं है, ईरान को छोड़कर। और ईरान से तो दोस्ती का सवाल ही पैदा नहीं होता। और उन्होंने हाल ही में ऑपरेशन सिंदूर के दौरान ये देखा कि पाकिस्तान को काफ़ी सारे ड्रोन और दूसरी टेक्नोलॉजी टर्की से मिली, जिसका उसने भारत के खिलाफ इस्तेमाल किया।
सऊदी अरेबिया ये समझता है कि मॉडर्न वॉरफेयर में इस तरह की टेक्नोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसीलिए उसे एक टेक्नोलॉजी पार्टनर भी चाहिए। इसीलिए टर्की को इसमें शामिल किया गया। और टर्की का इसमें शामिल होना भारत के लिए बहुत ज़्यादा दिक्कत वाली बात है और ख़तरे वाली बात है। पर ये बात आपकी मीडिया से गायब है, क्योंकि जो एडवर्टाइजमेंट मिलते हैं ना, वो इसलिए नहीं मिलते कि आपको नॉलेजेबल बनाया जाए, वो इसलिए मिलते हैं ताकि आपको इग्नोरेंट बनाया जाए, आपको इग्नोरेंट रखा जाए, क्योंकि इग्नोरेंट जनता सवाल नहीं किया करती। समझे आप? खैर, ये सब छोड़िए, हम अंतिम पॉइंट पे चलते हैं। देखिए, इस पूरे घटनाक्रम में भारत के लिए दो उम्मीद की किरण है, और वो दो उम्मीद की किरण कौन सी हैं वो मैं आपको एक एक करके बताता हूँ। देखिए, पहली किरण तो सीधी इस संधि से आती है, और वो ये कि इस संधि के स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर जो है ना, वो पब्लिक नहीं किए गए हैं। यानी कि ये नहीं बताया गया है कि आखिर किस अटैक को हमला माना जाएगा और किस अटैक को सेल्फ डिफेंस माना जाएगा। अटैक की डेफिनेशन क्या होगी, डिफेंस पैक्ट की डेफिनेशन क्या होगी, ये सारी बातें पब्लिक नहीं की गई हैं। और अगर तीनों देश एक दूसरे की मदद करेंगे तो वो किस स्थिति में करेंगे, ये भी पब्लिक नहीं किया गया है। तो इससे पता चलता है कि यहाँ पर थोड़ी बहुत एम्बिग्विटी छोड़ी गई है, ताकि थोड़े थोड़े मैन्यूवरेबिलिटी का, या तीनों देशों को थोड़ा बहुत मनूवर करने की जगह मिले, ताकि वो अपनी जिम्मेदारियों से बच के निकल सकें। और यहीं से भारत के लिए उम्मीद आती है। और ये भी हो सकता है कि भारत और पाकिस्तान के बीच में जो झड़पें होती हैं, उन्हें युद्ध का दर्जा दिया ही ना जाए, उन्हें युद्ध माना ही ना जाए। और अगर युद्ध नहीं माना जाएगा तो किसी को मदद के लिए आना भी नहीं पड़ेगा। ये सारी बातें एम्बिग्विटी में रखी गई हैं, इनको पब्लिक नहीं किया गया है, इसीलिए इस एम्बिग्विटी से हमें थोड़ी बहुत उम्मीद मिलती है। पर मैं आपको बता दूं कि इन दोनों देशों में से टर्की जो है ना, वो पाकिस्तान की मदद के लिए आएगा हर तरह की स्थिति में। सऊदी अरेबिया थोड़ा हिचक सकता है, और वैसे भी सऊदी अरेबिया के पास पैसे के अलावा ऐसी कौन सी चीज़ है जिससे वो मदद कर देगा। पर जो दूसरी और पक्की उम्मीद की किरण आती है, वो ये है कि हो सकता है कि पावर में बैठे बापों को ये बात पसंद ना आए, लेकिन सच बात ये है कि देखिए, ये जो ऑर्गेनाइजेशन है ना, इन तीनों देशों का, ये जो भारत के लिए खतरा है, लेकिन भारत के साथ साथ ईरान के लिए भी खतरा है, बहुत बड़ा खतरा। और अगर आप पूरे मिडिल ईस्ट के इलाके में टर्की को टेक्नोलॉजी के मामले में कोई टक्कर देने वाला देश है, तो उस देश का नाम है ईरान। जब ये ऑर्गेनाइजेशन ईरान के लिए भी खतरा है, भारत के लिए भी खतरा है, तो हो सकता है कि हम 10-15 साल पीछे जाएं और अपने आप को उसी जगह पर पाएं जहां भारत और ईरान की दोस्ती बहुत गहरी थी। वैसे दुनिया वैसे नहीं चलती हुई, जैसा कि आपका मीडिया आपको बताता है कि मुस्लिम मुस्लिम साथ होंगे, दूसरे धर्म वाले साथ होंगे, क्योंकि ये मुस्लिमों के दुश्मन हैं, और क्योंकि सांप्रदायिक मीडिया ने हमें पागल बना दिया है, इसलिए हम भी उनके खिलाफ हो जाएं। ये बेवकूफ़ी वाली बातों से पूरी दुनिया नहीं चलती है। असल की दुनिया में ये पागलपन नहीं चलता है। उम्मीद है कि आप इस पागलपन के शिकार नहीं होंगे। ईरान ने हमेशा दोस्ती निभाई है, रशिया ने हमेशा दोस्ती निभाई है। अमेरिका के वादे की कितनी औकात थी, ये सऊदी अरेबिया, कुवैत, यूएई और ओमान अभी रियलाइज़ कर चुके हैं। उम्मीद है कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत के लोगों ने भी ये रियलाइज़ कर लिया होगा। अमेरिका के वादे के चक्कर में हम उन दोस्तों से दूर चले गए जिन्होंने हमारा दशकों तक ईमानदारी से दोस्ती का रिश्ता निभाया। मैं उम्मीद करता हूँ कि इस ऑर्गेनाइजेशन बनने के बाद घड़ी पीछे घूमेगी, एक बार फिर से हम उस दौर में पहुँचेंगे जब हमारे पास भी पक्के दोस्त होंगे। और अगर नहीं होता है तो भारत का भविष्य बहुत दिक्कत देने वाला हो सकता है। ये था आर्गुमेंटेटिव इंडियन। अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए, और देखिए, किसी के बाप ने ठिकाने का नहीं रखा है कि आपको नॉलेजेबल बनाए। आपको खुद भी सत्य की खोज करनी होगी। अपना ख्याल रखिए। टेक केयर।